हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ। एक दिन के ब्रेक के बाद मिल रहे हैं क्लासेस में और आज की क्लास में द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल कवर करेंगे। बिजार जजमेंट जिसका टाइटल है। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका ट्यूटर अमन बहल। इन क्लासेस के जरिए आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एग्ज़ाम लेवल से ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब को कवर करवाते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। 5 मिनट में 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। जिस तलाश में आप यहाँ तक पहुँचे हैं वो आपके यहाँ आकर के पूरी होती है। चलिए आर्टिकल को शुरू करेंगे। लीगल टोन में लिखा हुआ है। आर्टिकल के बारे में आगे देखेंगे। इस क्विज़ पे एक बार नज़र डाल लो। हमारी क्लास की यही खासियत है कि आप जो भी सीखते हैं क्लास के एंड में आपको अप्लाई करना होता है क्विज़ पे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आपको कवर करना है। 10 में से 10 नंबर मिलें, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। क्विज़ को क्लास के लास्ट में ही देखा जाएगा। आइए लेक्चर को पूरे जोश से शुरू करते हैं। कह रहा है जी बिजार जजमेंट। देखिए जजमेंट तो आप समझते ही हैं, फैसला। बिजार क्या होता है? देखिए बिजार का मतलब है अजीबो गरीब। अगर हिंदी में इसको समझना चाहें तो स्ट्रेंज बोल सकते हैं, अनयूजुअल बोल सकते हैं, पेक्यूलियर बोल सकते हैं। कह रहा है जी ऐसी जजमेंट दी है कोर्ट ने जो बड़ी बिजार है, बड़ी ही अजीबो गरीब है। आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ की तरफ। दो स्पेलिंग लेसन समझ लो। देखो जी, पहला तो बिजार की स्पेलिंग। ये डबल आर आप कभी गैस नहीं कर पाओगे। इस स्पेलिंग में डबल आर आता है अगर आप इसको नोट ना करें। ये तो बिजार कैसे लिखेंगे आप ऐसे लिखाएंगे, है ना। कुछ लोग तो ऐसा भी लिख सकते हैं डबल जेड, लेकिन डबल जेड नहीं आता, सिंगल जेड आएगा और डबल आर आएगा। लिख करके देखना, बिजार को अच्छी स्पेलिंग है। दूसरी ये कन्फ्यूजिंग स्पेलिंग है जजमेंट की। देखिए जज की स्पेलिंग होती है ये, ठीक है ना, और इसके आगे MENT लगा दे तो बन जाता है जजमेंट। लेकिन ध्यान रखें, जज की स्पेलिंग में मेंट लगा के जजमेंट ना बनाएं। इसमें जज में से ई निकल जाएगा। देख पा रहे हो, जजमेंट की स्पेलिंग में जज पूरा नहीं आएगा, बिना ई के आएगा जज, बिना ई के, और फिर मेंट। तो ये दोनों स्पेलिंग लेसन्स याद रखना। रोज कोशिश कर रहा हूँ 1-2 स्पेलिंग्स, 3-4 स्पेलिंग्स पे आपका ध्यान खींचा जाए। कह रहे जी पर्सनल लॉ नॉर्म्स कैन नॉट बी यूज्ड टू इनवैलिडेट इंटरफेथ मैरिजेस। कह रहे जो पर्सनल लॉ की नॉर्म्स हैं। पर्सनल लॉ क्या होता है? किसी रिलीजन के अपने लॉ का सेट्स। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है हमारे देश में, हिंदू मैरिज एक्ट है पर्सनल लॉज का पार्ट है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉज है हमारे देश में। जो किसी रिलीजन के स्पेसिफिक रिचुअल के हिसाब से बने हुए जो लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं, उनको आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड। और क्यों? ताकि आप इनवैलिडेट कर सकें, गलत करार कर सकें किसी इंटरफेथ मैरिज को, दो ऐसे लोगों के बीच की मैरिज को जो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो इंटरफेथ मैरिजेस को हमारे देश में सेक्युलर माना जाता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर आपके घर वाले मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम हैं और किसी हिंदू से शादी करना चाहते हैं या किसी क्रिश्चियन से, तो आपको घर वालों के पास नहीं जाना है, कोर्ट करवाएगी स्पेशल मैरिज एक्ट में। तो इंटरफेथ मैरिजेस प्रोटेक्टेड हैं, उनको पर्सनल लॉज को यूज़ करके इनवैलिडेट कोई भी कोर्ट नहीं कर सकती। चलिए पर्सनल लॉज अभी आगे आप डिटेल में देखेंगे। बड़ा ही अजीब सा केस है ये। लॉ नॉर्म्स की वर्ब है कैन बी यूज्ड, इनवैलिडेट करना, गलत करार देना। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालते हैं। क्लास को अगर लाइक नहीं दिया है तो दे दो ज़रूर से। टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट पास सेल एक्टिव हो चुकी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और मॉक टेस्ट पास की आपको ज़रूरत है, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस सेल। 466 रुपीज़ में 1 साल का आपको प्रो पास मिल रहा है, जिसमें 700 एग्ज़ाम्स और 70-75 हज़ार मॉक टेस्ट भी कवर्ड है। इसमें SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेनो, EPFO, जो भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं सभी का कंबाइंड मॉक टेस्ट पास है। आप जो भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके आपको मॉक मिल जाएंगे। प्रो पास है तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे अपने एग्ज़ाम को, उनको भी आप मॉक की फॉर्म में लगा सकते हैं। पास का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा टेक्स्ट बुक का लिंक पे क्लिक करें। जो भी प्राइस दिखा रहा हो आपको कूपन अप्लाई करना है YT10। इस कूपन को लगा करके आपका प्राइस खटके हो जाएगा 466 रुपीज़। अगर आपको नॉर्मल पास चाहिए बिना प्रो वर्जन के, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं मिलेंगे, तो वो प्राइस आपका 365 हो जाएगा इस कूपन कोड के जरिए। तो पैसे को सेव करें, कूपन लगा करके मैक्सिमम बेनिफिट लें सेल का। कमेंट सेक्शन में लिंक गिवन। ऑल राइट, वोकैब शीट है अपनी आज की। वोकैब आज बढ़िया वाली वोकैब है, मतलब खूब सारी वोकैब है आज की आर्टिकल में। थोड़ा जूम इन कर दे रहा हूँ। विम्सिकल से शुरू करना है। देखिए विम्स का मतलब होता है आपका मूडपना, मूडीपना, है ना। विम्सिकल यानी मूडी,
फुल ऑफ विम्स। द यूथ आर फैन ऑफ विम्सिकल फैशन नाउ डेज। यूथ जो है फैन है अजीबोगरीब या मूडी फैशन के आजकल। विम्सिकल को अजीबोगरीब भी बोल सकते हैं, मूडी आदमी अजीबोगरीब हरकतें भी तो करता है ना, तो विम्सिकल फैशन यानी अजीबोगरीब फैशन। अब ये मूडी या अजीबोगरीब इन दोनों के लिए सारे वर्ड्स यूज होते हैं। एक्सेंट्रिक, वियर्ड, आर्बिट्ररी, बिजार। ये बिजार वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। कभी कभी वेगेरियस भी आता है। वेगेरियस यानी फास्ट चेंजिएबल, वही मूडी वाला हिसाब। कभी गुस्सा कभी प्यार, ऐसे इंसान का या ऐसा मूड को अपने बोलते हैं वेगेरियस। तो आज बिजार आर्टिकल में आएगा। चलिए अगला वर्ड है सर रियल। देखिए सर रूट अंग्रेजी में बताता है एक्सेस को या अबव को, ठीक है, ज़्यादा या ऊपर को। सर पास यानी किसी चीज़ से आगे पास कर जाना। सर रियल यानी किसी रियल चीज़ से भी ज़्यादा आपको रियल लगना। सर रियल वो चीज़ होती है जो ड्रीम लाइक होती है, सपने जैसी होती है, रियल के पार है। समझ गए? रियल तो मतलब हकीकत वाला, सर रियल मतलब हकीकत के बहुत अलग हो, बहुत आगे हो। ड्रीम लाइक बोल सकते हैं, सपनों जैसा बोल सकते हैं। फोटोशॉप कैन मेक योर पिक्चर्स लुक सरियल। फोटोशॉप जो है आपके पिक्चर्स को सरियल लुक करवा सकता है, अमेजिंग या ड्रीम लाइक लुक करवा सकता है। वर्चुअल और इनक्रेडिबल इसके सिनोनिम्स हैं। आज इनक्रेडिबल नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे, ठीक है। इनक्रेडिबल होता है जिस पे यकीन ना हो सके, ऐसी चीज़ जो आपको हकीकत ना लगे, सरियल या इनक्रेडिबल। चलिए अगला वर्ड है विविसेक्ट। बड़ा प्यारा वर्ड है ये। विवी मतलब लाइफ, वाइवा मतलब लाइफ, सेक्ट मतलब काटना। विविसेक्ट मतलब किसी जिंदा चीज़ को काटना। और क्यों काटना? ताकि लेबोरेटरी में उसको काट के एग्जामिन किया जा सके। मरने के बाद क्या होता है? पोस्टमार्टम होता है। लेकिन अगर किसी जिंदे आदमी को पोस्टमार्टम करना पड़े, उसके किसी टिश्यू को काट के चेक करना पड़े इसमें क्या बीमारी है ना, क्या प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में विविसेक्ट करना। टू एग्जामिन समथिंग एग्जिस्टिंग इन प्रेजेंट। अब इसका दूसरा मीनिंग क्या है भाई? ये तो दूसरा मीनिंग हो गया, कट एंड एग्जामिन ए लिविंग बॉडी। जिंदा आदमी को, जिंदा जानवर को काटना है तो विविसेक्ट का पहला मीनिंग है। दूसरा मीनिंग क्या है? किसी एग्जिस्टिंग चीज़ जो प्रेजेंट है उसको एग्जामिन करना, ठीक है ना। द कंपनी हायर्ड अ टीम ऑफ कंसल्टेंट्स टू विविसेक्ट इट्स ऑपरेशन। कंपनी ने एक कंसल्टेंट्स की टीम को हायर किया ताकि एग्जामिन कर सके वो अपने ऑपरेशंस को। एग्जिस्टिंग है ऑपरेशंस, अभी चल रहे हैं, कंपनी सामान ला रही है, बेच रही है, पैसा इकट्ठा कर रही है, तो अपने ऑपरेशंस को एग्जामिन करवाने के लिए उसने एक टीम को हायर किया। एंड फाइंड आउट फ्लॉज दैट इनहेबिट इनएफिशिएंसी, ताकि वो फाइंड आउट कर सके उन कमियों को जो रोक करके रखती हैं कंपनी की कुशलता को। तो वो कंसल्टेंट की टीम से ये सारा एग्जामिन करवा के इस चीज़ को फाइंड आउट करना चाहते थे। अब देखो विविसेक्ट को डिसेक्ट करना भी बोलते हैं। किसी भी चीज़ के छोटे छोटे हिस्से करके जब आप उसको समझेंगे तो आप उसको डिसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज की वोकैब हैवी है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ईजी नहीं है ये। इसका तरीका यही है, एक बार यहाँ सुन लो जो प्रवचन मैं दे रहा हूँ, फिर जब ये वर्ड आएगा वहाँ पे इसको अपने अप्लाई करेंगे, 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। चलो अगला वर्ड है होलसम। पुराना वर्ड है, काफ़ी बार आ चुका है। होलसम होता है हेल्थफुल, डिसेंट, अप्रोप्रिएट, जो सही हो, हर मायने में सही हो, है ना, साफ सुथरा हो, हेल्दी हो, वो होता है होलसम। चिल्ड्रन नीड्स होलसम इन्वायरमेंट। बच्चों को ज़रूरत होती है साफ़ सुथरे अच्छे इन्वायरमेंट की, हेल्दी इन्वायरमेंट की, टू ग्रो फिजिकली एंड मेंटली, ताकि वो ग्रो कर सकें शारीरिक और मानसिक तौर पे। होलसम को सेल्यूब्रस और सैल्यूटरी भी बोलते हैं। सेल्यूब्रस एंड सैल्यूटरी, यू विल सी द वर्ड सैल्यूटरी इन द आर्टिकल टुडे। चलिए लास्ट वर्ड है अपना आज का, ये भी हैवी है, सोलेम। देखिए सोलेम का मतलब होता है सीरियस एंड सिंसियर। कोई ऐसा लड़का या लड़की हो जो कम बोलता हो, जितना बोलता हो उस बात में बड़ी गहराई हो, अच्छी बात बोलता हो, तो उसकी बातचीत को आप बोल सकते हैं सोलम बातचीत है, और वो इंसान भी सोलम है, ठीक है। सोल्जर्स आर बाउंड बाय सोलम ओथ ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर मदरलैंड। सोल्जर्स जो हैं बंधे होते हैं इस गंभीर जो है ओथ से, शपथ से, जो है प्रोटेक्ट करने की अपनी मातृभूमि को, मदरलैंड को। तो ये शपथ बड़ी गंभीर है, सिंसियर और सीरियस है। ऐसा नहीं है हंसी मजाक में ली गई है और सोल्जर इसको तोड़ेगा, नहीं, बहुत सोलम ओथ है। चलिए ये सोलम वर्ड जो है ना, सीरियस और सिंसियर, इसकी वर्ब फॉर्म होती है सोलमनाइज। सोलमनाइज इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सिंसियर और सोबर तरीके से सेलिब्रेट करना। जैसे सोलमनाइज अ मैरिज, ये वर्ड जनरली मैरिज के साथ में यूज़ होगा, ठीक है। तो सोलमनाइज अ मैरिज का आसान भाषा में मतलब है फेरे लेना किसी के साथ, है ना, किसी के साथ बैठ शादी करना। तो ये सोलमनाइज वर्ड को वर्ब फॉर्म में आप आर्टिकल में देखेंगे। मैरिज के साथ में यूज़ होगा 99% केसेस में।
तो समरी ध्यान से सुनना। स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में आपको मैंने बताया था। स्पेशल मैरिज एक्ट दो इंटर रिलीजन लोगों के बीच की शादी करवाता है, हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम क्रिश्चियन से, क्रिश्चियन जो है जू से। किसी मौलवी किसी पंडित को बुलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में कोर्ट में जाके खड़े हो जाएं, किसी भी रिलीजन के लड़के या लड़की से आपकी शादी हो जाएगी। अब स्पेशल मैरिज एक्ट में एक स्पेशल प्रोविज़न भी है कि जो शादियाँ किसी रिलीजन के हिसाब से प्रोहिबिटेड हैं, उन शादियों को स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर नहीं किया जा सकता। अब ये प्रोविज़न कौन सा है? जैसे कि कोई मदर अपने सन से शादी करना चाहे, कोई फादर अपनी डॉटर से शादी करना चाहे, कोई भाई अपनी सिस्टर से शादी करना चाहे, तो ब्रदर सिस्टर मदर डॉटर की जो मैरिजेज हैं, इनको रोकने के लिए ही स्पेशल मैरिज एक्ट में इस प्रोविज़न को डाला गया है। लेकिन जज साहब ने क्या किया? जज साहब ने बोला कि मुस्लिम रिलीजन में किसी बुत परस्त से यानी आइडल वर्शिपर से, मूर्ति पूजा करने वाले से शादी करना मना है। तो इसलिए मुस्लिम प्रोविज़न में जो शादी प्रोहिबिटेड है मुस्लिम और हिंदू के बीच की, वही स्पेशल मैरिज एक्ट में भी प्रोहिबिटेड होगी। समझ गए ना? तो अजीब सा इन्होंने एक केस बना दिया जज साहब ने, स्पेशल मैरिज एक्ट को ही खारिज कर दिया और एक शादी जो हुई थी उसको भी इनवैलिडेट कर दिया। इस चीज़ को हमारा आर्टिकल डिटेल में देखेगा। आज की टोन है लीगल और एनालाइजिंग। चलिए शुरू करते हैं। जिनको ये समरी समझ में ना आई हो, अभी आर्टिकल पढ़ोगे तो अच्छे से आ जाएगी। कह रहे जी, इट इज़ एन ओल्ड प्रिंसिपल दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। कह रहे जी, एक पुराना प्रिंसिपल है, पुराना कानून है, नियम है, कायदा है कि इग्नोरेंस जो है, अज्ञानता जो है, बेइल्मी जो है लॉ की यानी कानून की, वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई बहाना नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि मर्डर करने पे सज़ा होती है किसी की और आपने मर्डर कर दिया, तो अगर आप इग्नोरेंस दिखा रहे थे मर्डर के लिए, आपको नहीं पता था, तो ये कोई बहाना नहीं है मर्डर करने का। आपको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे आपको पता है सज़ा होती है, चाहे आपको नहीं पता आपको सज़ा होगी। इट की वर्ब इज़ इग्नोरेंस, अज्ञानता। वर्ब इज़ एक्सक्यूज़ यानी बहाना, प्रीटेक्स्ट भी बोलते हैं बहाने को। ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल, ये वर्ड देख लेना ध्यान से। प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल, नियम, कायदा। और इस वर्ड को दूसरे एक वर्ड से कंफ्यूज मत करना। प्रिंसिपल इसका मतलब होता है मूलधन जो आप इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा मीनिंग होता है किसी कॉलेज का हेडमास्टर, स्कूल कॉलेज का हेडमास्टर। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल अलग है, लास्ट में पीएल है। ये प्रिंसिपल अलग है, लास्ट में पीएल ही है। याद करने का तरीका क्या है? रूल के लास्ट में भी एल ही आता है, प्रिंसिपल के लास्ट में भी एल ही आता है, ये दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक है। अपने यहाँ पीएल वाला जो है उसको आप अलग से समझ पाएंगे। कह रहे जी, एविडेंटली दिस अप्लाइज नॉट ओनली टू ऑफेंडर्स बट ऑल्सो टू जजेस। कह रहे जाहिर तौर पे ये चीज़ अप्लाई होती है ना केवल गुनहगारों पे, ऑफेंडर्स पे, बट ऑल्सो जजेस पे भी। दिस की वर्ब अप्लाइज, ऑफेंडर यानी गुनहगार। चलिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो यानी ना केवल बल्कि ये भी। कह रहे द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट्स ऑर्डर रूलिंग declining to give protection to a couple on the ground that a marriage between a Muslim man and Hindu woman will not be valid even if registered under the Special Marriage Act 1954 reflects an incredible misunderstanding of the law। पहले ये ऊपर वाली लाइन का मीनिंग समझ आया कि नहीं आया आपको? भाई, अगर गुनहगार के लिए ये चीज़ अप्लाई होती है कि अगर तेरे को नहीं पता था सज़ा होगी इस काम से, ये काम गुनाह है और तूने कर दिया, तो फिर भी तेरे को सज़ा तो मिलेगी, चाहे तुझे पता था या नहीं पता था। तो कह रहा अगर ये चीज़ गुनहगारों के लिए अप्लाई होती है ना, तो ना केवल इनके लिए होती है बल्कि जजेस के लिए भी होती है। अगर जज किसी लॉ को अच्छे से नहीं समझता है तो कोई बहाना नहीं है उसकी गलत जजमेंट देने का, उसको लॉ को समझना पड़ेगा। कह रहा जो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट का ऑर्डर है या रूलिंग है, ये वो ऑर्डर है जो रूल करता है, जो ये रूलिंग देता है, डिसीजन देता है कि हम डिक्लाइन करते हैं, मना करते हैं प्रोटेक्शन देने को एक कपल को, और इस आधार पे, इस ग्राउंड पे कि जो मैरिज है, जो शादी है एक मुस्लिम मैन और हिंदू वुमन के बीच में, ये वैलिड ही नहीं होगी, है ना। मुस्लिम और हिंदू शादी कर ही नहीं सकते। कह रहा है ये जो ऑर्डर है ना, ये अच्छा, शादी कौन सी? इवन इफ़ यहाँ तक कि अगर वो रजिस्टर्ड भी हो अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, चाहे वो स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई शादी हो, कह रहे ये जो ऑर्डर है ये रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है एक बहुत ही इनक्रेडिबल, बहुत ही भरोसा ना करने लायक मिसअंडरस्टैंडिंग को लॉ की। जज साहब को इतनी गलत फहमी हो गई है लॉ की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हमें खुद ही भरोसा नहीं आ रहा कि जज साहब भी ऐसा बोल सकते हैं। चलिए, ऑर्डर आपका सब्जेक्ट है, जस्ट अ मिनट, मैं इसको कलर दे देता हूँ ग्रीन। ठीक है। रूलिंग यहाँ पे ऑर्डर के लिए एक एडजेक्टिव है,
रूलिंग यानी वो ऑर्डर जो ये रूल कर रहा था, ठीक है। एडजेक्टिव है ये ऑर्डर के लिए। पार्टिसिपल, ऑर्डर की वर्ब है रिफ्लेक्ट्स। रजिस्टर्ड ऑर्डर के लिए एडजेक्टिव है वो वाला ऑर्डर जो कि वो वाली शादी जो रजिस्टर्ड है स्पेशल मैरिज एक्ट में। मैरिज के लिए जो है ना एडजेक्टिव है रजिस्टर्ड। इसको मैं कलर दे देता हूँ अलग से। चलिए, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी आपको करवाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ते जाओ, है ना। चलो, इनक्रेडिबल मतलब जिस पे भरोसा ना किया जा सके। ये वर्ड बना है क्रेड रूट से। क्रेड का मतलब होता है भरोसा या ट्रस्ट। तो इनक्रेडिबल जिस पे ट्रस्ट ना हो, जो चीज़ सुन के आपको लगे हो ही नहीं सकता। और इसका बिल्कुल उल्टा क्या होता है? क्रेडिबल, जिसको सुन के आपको ट्रस्ट आए, है ना। कोई आदमी आपसे, जो भरोसेमंद आदमी कुछ बात बोले तो वो आपके लिए क्रेडिबल बात है, क्योंकि वो आदमी आपके लिए भरोसेमंद है। फिर तीसरा वर्ड है क्रेडुलस। क्रेडुलस मतलब ऐसा इंसान जो डिस्पोज टू बिलीव ऑन लिटिल एविडेंस। इस आदमी को हर आदमी पे भरोसा करने का शक है, भरोसा करने की बीमारी है। समझ पाए? इसको जो भी बोल दो उस बात पे भरोसा कर लेगा। एकदम सीधा साधा भोला भाला मूर्ख है क्रेडुलस आदमी। इसका बिल्कुल उल्टा क्या है? इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस इतना चालाक है, ये किसी भी चीज़ पे भरोसा करता ही नहीं है, चाहे आप इसको कितने भी एविडेंस, कितने भी सबूत दे दो। डिस्पोज टू बिलीव ऑन एवरीथिंग, ठीक है। इनक्रेडुलस आदमी जो है उसको भरोसा दिलवाना किसी चीज़ पे बड़ा मुश्किल है। एक दूसरे के उल्टे ही तो है ये। लास्ट में क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल का मतलब है सर्टिफिकेट्स या एविडेंस फॉर समथिंग। ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ पे भरोसा दिलवाए। जैसे आप बोल दो मैंने एमए किया हुआ है, तो एमए किया हुआ बोलने से थोड़ा ना एमए हो जाएगा, आपको डिग्री दिखानी पड़ेगी। तो वो डिग्री आपका एमए का क्रेडेंशियल है। आपको बोल दो कि मुझे खाना बनाना आता है, अच्छा, तो खाना बनाना आने से, बोलने से नहीं आएगा, आपको कुछ बना के दिखाना पड़ेगा। तो आपका खाना बनाने की जो कला है वो आपका क्रेडेंशियल है। तो किसी भी चीज़ पे भरोसा दिलवाने वाली चीज़ को क्रेडेंशियल बोलते हैं। क्रेड रूट से 5 वर्ड बने हैं भाई, तीसरी बार करवा रहा हूँ इसी वीक में। 5 वर्ड दिमाग के कोने में आपके होने चाहिए, ठीक है। क्रेडिबल, जो बिलीवेबल हो, जिस पे भरोसा हो जाए, जो सही लगे, एकदम भरोसेमंद। इनक्रेडिबल मतलब जिस पे भरोसा ना हो। क्रेडुलस मतलब ऐसा आदमी जिसको बीमारी हो हर चीज़ पे भरोसा कर लेने की, हर आदमी पे भरोसा कर लेने की। इनक्रेडुलस इसका उल्टा, ऐसा आदमी जो बड़ा मुश्किल ही किसी चीज़ पे भरोसा करे। क्रेडेंशियल मतलब वो चीज़ें, वो सर्टिफिकेट्स जो किसी चीज़ पे भरोसा दिलवाती हैं। बढ़े आगे, आज के क्विज में मैंने पूछे हुए वर्ड्स आपसे। आगे करें जी। द जज एग्जामिन्स मुस्लिम लॉ ट्रीटीज टू कंक्लूड दैट अ मुस्लिम कैन नॉट मैरी एन आइडोलेट्रस और फायर वर्शिपर। जज साहब ने एग्जामिन किया मुस्लिम लॉ की, मुस्लिम पर्सनल लॉ की ट्रीटीज़ को, मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो कानून बने हुए हैं उनको, और ये कंक्लूड करने के लिए, इस बात तक पहुंचने के लिए, इस चीज़ तक, दैट वो ये कि मुस्लिम शादी नहीं कर सकता कोई भी किसी भी आइडोलेट्रस से, किसी भी जो है आइडल वर्शिप करने वाले से, मूर्ति पूजा करने वाले से, या फिर फायर वर्शिपर से, ऐसा आदमी जो आग की पूजा करता है। कह रहे जी एज सच अ मैरिज वुड बी रेगुलर। कह रहा है वो इसलिए क्योंकि ऐसी एक मैरिज जो है इरेगुलर होगी, गलत होगी मुस्लिम रिलीजन के हिसाब से। तो जज साहब ने मुस्लिम लॉ में इस चीज़ को पढ़ा। जज की वर्ब है एग्जामिन्ड, मुस्लिम की वर्ब है कैन नॉट मैरी, ठीक है। आइडोलेट्रस आपने समझ लिया, ऐसा इंसान जो मूर्ति पूजा करता हो, इसको उर्दू में बोलते हैं बुत परस्त, है ना। हम हिंदूज जो हैं सभी आइडोलेट्रस हैं, हम आइडोलेट्री करते हैं, ठीक है। हमारा मूर्ति पूजा रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है। कंक्लूड करना, किसी चीज़ तक पहुंचना, किसी मुकाम तक पहुंचना। फायर वर्शिपर आप समझ ही गए होंगे, आग की पूजा करने वाले। चलिए, कह रहे द स्पेशल मैरिज एक्ट और एसएमए वॉज पास्ड प्रिसाइजली टू अलाउ इंटरफेथ कपल्स टू गेट मैरिड। कह रहे जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसको पास ही किया गया था सटीक इसी रीजन से, प्रिसाइजली, कि अलाउ कर सकें इंटरफेथ कपल्स को, एक दूसरे से अलग फेथ वाले या रिलीजन वाले कपल्स को, कि वो शादी करें। भाई मुस्लिम रिलीजन ने बोल दिया तुम हिंदू से नहीं कर सकते, कोई हिंदू जो है पंडित भी बोल देगा मुस्लिम से नहीं करवाऊंगा तुम्हारी। कह रहा है जी स्पेशल मैरिज एक्ट को लगाया इसलिए गया था, 1954 में लाया इसलिए गया था कि ये सब जो अड़ंगे हैं, जो रुकावटें हैं, इनसे पार करके आप शादी कर सकें। और ये कैसे कर सकें? विदाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैरिज रिचुअल्स, बिना मैरिज रिचुअल्स की, मैरिज के रीति रिवाजों की रिक्वायरमेंट के। और वो कौन से रिचुअल्स हैं? एसोसिएटेड विद देयर रिलीजन्स, अपने रिलीजन से जो जुड़े हुए हैं। तो पर्सनल लॉ में मना करते हैं शादियां करने से, हम जानते हैं हिंदू मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा होता है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट को लाया इसलिए गया है कि पर्सनल लॉज को बाईपास करके आप शादी कर सके। एसएमए की वर्ब है वॉज पास्ट,
प्रिसाइजली मतलब सटीक, इसी सटीक सटीक तरीके से, एग्जैक्टली, है ना। रिचुअल मतलब रीति रिवाज होते हैं आपके। चलिए, कह रहे फॉर अ कोर्ट टू डिसेक्ट द पर्सनल लॉ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू अ वैलिड मैरिज when all they wanted was police protection to appear before the marriage registration officer is nothing short of bizarre। कह रहे जी एक कोर्ट के लिए इस चीज़ को डिसेक्ट करना यानी किसी चीज़ को एनालाइज करना, छोटे छोटे पीसीज में तोड़ना, याद है ना वर्ड आपको। कह रहे जी एक कोर्ट का डिसेक्ट करने का जो काम है, छोटे छोटे टुकड़ों में एनालाइज करके समझने का जो काम है पर्सनल लॉ की रिक्वायरमेंट्स को, जो पार्टियां हैं और वो पार्टियां जो एंटर इनटू करती हैं एक वैलिड मैरिज में, कह रहा है ऐसा जो काम है ना, और कब, जब वो सब की सब पार्टियां ये चाहती थी, ऑल दे वांटेड, जो भी वो चाहती थी वो ये था, ऑल दे वांटेड, कि उनको मिले पुलिस प्रोटेक्शन ताकि वो अपीयर हो सके मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने शादी करने के लिए। कह रहा है कोर्ट के लिए ऐसे मौके पे पर्सनल लॉ की रिक्वायरमेंट के अंदर घुसने का जो काम है, डिसेक्ट करने का जो काम है, ये बिजार से बिल्कुल कम नहीं है, इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ बिजार। थोड़ा अजीब लिखा हो ना सेंटेंस। भाई एक आदमी एक औरत जो शादी करना चाह रहे हैं और उनकी जान को खतरा है, और वो खतरे की वजह से कोर्ट के पास गए हैं कि जब हम शादी कर रहे हो उस दिन हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाए, और उसी दिन कोर्ट ने क्या किया, पुलिस प्रोटेक्शन देने की बजाय उन दोनों के पर्सनल लॉ के रिक्वायरमेंट्स देख करके उनको बोला शादी तो हो ही नहीं सकती। कह रहा है ये काम ही जो है ना कोर्ट का, ये बाजार से कम नहीं है, बड़ा ही अजीब व गरीब काम किया है हमारी कोर्ट ने। डिसाइड करना समझ गए होंगे आप, छोटे छोटे पीसेज में तोड़ के एनालाइज करना। वर्ब है इसके इज, डे की वर्ब है वांटेड, ऑल की वर्ब है वॉस। नथिंग शॉर्ट ऑफ मतलब बिल्कुल भी कम नहीं। कह रहा है द क्वेश्चन रेज्ड बाय जस्टिस जी.एस. आलूवालिया वेदर द इंटरफेथ मैरिज दैट वॉज इंटेंटेड टू बी रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट विल बी वैलिड अंडर मुस्लिम लॉ इज अटरली रेलिवेंट। इतना ही पढ़ो। कह रहे जो सवाल है, देखो क्वेश्चन इतना ही है, सेंटेंस इतना ही है, जिसको मुश्किल लगे। क्वेश्चन की वर्ब है इज अटरली रिलेवेंट। सवाल जो है पूरे तरीके से इररेलेवेंट है, पूरे तरीके से संबंध नहीं रखता है, अलग है। अब ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन वो है जो खड़ा किया जस्टिस आलूवालिया ने, और क्वेश्चन ये क्या था, हाँ या ना, वेदर, कि एक दूसरे रिलीजन में जो शादियाँ होती हैं, कह रहे जो कि इंटेंडेड थी कि वो रजिस्टर्ड होगी स्पेशल मैरिज एक्ट में, क्या वो अंडर मुस्लिम लॉ भी वैलिड होगी? भाई स्पेशल मैरिज एक्ट में जो शादी हो रही है क्या वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से ठीक है? कह रहे ये सवाल आलूवालिया साहब ने खड़ा किया, ये सवाल ही अपने आप में संबंध नहीं रखता है, रिलेवेंट है टू द केस एट हैंड, जो केस अभी आपके हाथ में है। समझ गए ना? मतलब आप ये कह रहे हो कि स्पेशल मैरिज एक्ट आज जिस आदमी ने बनाया था वो आदमी मूर्ख है 1954 में। भाई मुस्लिम हिंदू से शादी नहीं कर सकता तो स्पेशल मैरिज एक्ट में भी शादी नहीं कर सकता। अरे भाई इसीलिए तो स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया हुआ है, क्योंकि मौलवी के हिसाब से शादी नहीं कर सकता, ब्राह्मण के हिसाब से नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो ना? तो जज साहब ने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया। चलिए क्वेश्चन की वर्ब है विल बी, एक सेकेंड, क्वेश्चन की वर्ब है इज, क्वेश्चन इज इररेलेवेंट, ठीक है। दैट की वर्ब है वॉज इंटेंडेड, मैरिज की वर्ब है विल बी। इररेलेवेंट होना, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ ना होना। कह रहा है जी इवन दो काउंसिल फॉर द कपल एडवांस द करेक्ट आर्ग्यूमेंट दैट द स्पेशल मैरिज एक्ट वुड ओवरराइड द पर्सनल लॉ of their respective religions, the judge chose to examine whether such a marriage would be valid or void or irregular under Mohammedan law। कह रहा है जी यहाँ तक कि इवन दो, यहाँ तक कि जबकि जो काउंसिल था इस कपल का, काउंसिल मतलब वकील, जो वकील था इस कपल का, उसने एडवांस किया, आगे रखा इस सही आर्गूमेंट को कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो ओवरराइड कर देता है, नल एंड वॉइड कर देता है, ख़त्म कर देता है, फतह पा लेता है सभी टाइप के पर्सनल लॉ पे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। स्पेशल मैरिज एक्ट लग गया, फिर आप हिंदू मुस्लिम नहीं हो, अब आप सेकुलर हो चुके हो, शादी करो आराम से। कह रहा है कि यहाँ तक कि जबकि जब जज जो वकील साहब थे इन कपल के, उन्होंने सही आर्गूमेंट रखी कि स्पेशल मैरिज एक्ट लग गया तो सारे पर्सनल लॉ को वो ओवरराइड कर गया, कोई भी रिलीजन का हो। कह रहा है फिर भी जज साहब जो थे वो अड़े रहे अपनी बात पे, उन्होंने चूज़ किया इस चीज़ को कि वो एग्जामिन करेंगे कि क्या ऐसी जो मैरिज है वो सही है, गलत है, और कब, मोहम्मदन लॉ में, मुस्लिम लॉ में। ठीक है, तो जज साहब इसी बात पे अड़े हुए थे, मुस्लिम लॉ में गलत है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में भी गलत है। ठीक है ना, तो काउंसिल ने सही आर्गूमेंट दिया लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। काउंसिल की वर्ब है एडवांस्ड, एडवांस करना, आगे बढ़ाना किसी भी चीज़ को। काउंसिल एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। वर्ब फॉर्म में मतलब होता है किसी को हिदायत या एडवाइस देना, नाउन फॉर्म में एडवाइस देने वाला आदमी या लॉयर।
इस वर्ड को काउंसिल वर्ड से कंफ्यूज मत करना। काउंसिल का मतलब होता है सभा या असेंबली, ये सिल है, ये SEL है। चलिए, ओवरराइड करना यानी किसी चीज़ से को ओवर रूड करना, ऐसा समझ लो किसी चीज़ के ऊपर आ जाना, पुराने वाली चीज़ को दबा के उसके ऊपर बैठ जाना, है ना। तो स्पेशल मैरिज एक्ट ओवरराइड करता है सारे पर्सनल लॉज को। चलिए, वॉइड का मतलब होता है गलत, लीगली मीनिंगलेस चीज़ को बोलते हैं वॉइड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है। आज मुझे बार बार लग रहा है कि सब कुछ हैवी है इस आर्टिकल का, है ना। चलो कोई बात नहीं, जितना हो सके समझ पाओ उतना समझना, ज़्यादा दिमाग पे लोड मत दो। आपको 40 मिनट समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब अपना एक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको फटाफट सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये कहता है, देखो ये कॉन्सेप्ट भी हैवी है, ध्यान से समझना। इवन इफ और ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि बावजूद, और डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का मतलब भी होता है हालांकि बावजूद। अब आपके दिमाग में सवाल ये आना चाहिए, सर दोनों ही अगर हालांकि बावजूद हैं, दोनों ही अगर हालांकि बावजूद हैं, तो फिर दोनों की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत ये है कि इवन इफ़ और जो ऑल्दो हैं ये हैं कंजंक्शंस, और डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ हैं ये हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, कंजंक्शन अपने बाद में किसी दूसरे नाउन को लेती है, किसी दूसरे, समझ गए ना। इस तरीके से ये एडवर्ब्स भी हैं, ना केवल कंजंक्शन है। यहाँ लिख देता हूँ, कंजंक्शन भी तो है ही, साथ में ये एडवर्ब्स भी हैं। तो एडवर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्ट आने की जरूरत नहीं होती, कहने का मतलब ये, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद में होती है। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव होता है हमेशा। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हार्ट के आगे लगेगा तो क्या बन जाएगा, टूटा हुआ दिल। तो दिल के ऊपर टूटने का काम हुआ है, पैसिव में काम करता है ब्रोकन नाम का पास्ट पार्टिसिपल दिल नाम के नाउन के लिए। पास्ट पार्टिसिपल ऐसे चलेगा। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल पैसिव में लगाया जाए, बीइंग प्लस में V3, ये भी पैसिव ही होता है। जैसे मैं लिखना चाहूँ बीइंग ब्रोकन, यानी टूटता हुआ। अब जो भी चीज़ है वो टूट रही है, प्रेजेंट फॉर्म में है, लेकिन वो भी पैसिव है। तो इन दोनों को यूज़ करके, इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके इस कॉन्सेप्ट को अपने समझना है। दोनों चीज़ें आपने समझ ली तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस देखिए, द ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट वॉज रिवोक्ड अ डे लेटर। दूसरा सेंटेंस देखो, द ऑर्डर बीइंग पास्ड बाय द कोर्ट वॉज रिवोक्ड अ डे लेटर। इसका मीनिंग है जो ऑर्डर जो कोर्ट ने पास कर दिया था उसको हटा दिया गया, एक दिन के बाद रिवोक कर दिया गया। और ये वाला इसका मतलब है जी वो ऑर्डर जो पास किया जा रहा था, पास कर नहीं दिया गया था, पास किया जा रहा था, उसको एक दिन के बाद में रिवोक कर लिया गया। दोनों का मीनिंग समझ गए। लेकिन अगर इस सेंटेंस में मैं हालांकि बावजूद लगाना चाहूँ तो मैं ऑल दो, इवन दो, इवन इफ, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल कैसे करूँगा, ये है सारा कॉन्सेप्ट। मैं लिखना चाह रहा हूँ ऑर्डर हालांकि जो कोर्ट ने पास कर दिया था, हालांकि, तो हालांकि के लिए मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ इवन इफ, ठीक है। और या फिर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई साहब, डिस्पाइट, ऐसा ही लिख सकता हूँ ना। दूसरे केस में भी यही होगा, को ऑर्डर हालांकि जो कोर्ट के द्वारा पास किया जा रहा था, इवन इफ और डिस्पाइट बीइंग पास बाय द कोर्ट। तो आपको इन दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, दोनों नहीं लग सकते। और ये पता कैसे लगेगा, देखो जी, पास्ट एक एडजेक्टिव है, इसमें कोई प्रेपोजिशन, कोई ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, कोई नाउन नहीं आ रहा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप डिस्पाइट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। भाई पास तो एक एडवर्ब, पास तो एक वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है। V3 खुद तो नाउन बन नहीं सकती, नाउन नहीं बन सकती तो प्रेपोजिशन इसके पहले नहीं आ सकता। इसलिए हालांकि बावजूद के लिए आप इवन इफ, ऑल्दो या इवन दो ही लगा पाएंगे। ऑर्डर जो कि हालांकि या बावजूद पास हो रहा था कोर्ट के, उसको रिवोक कर लिया गया एक दिन के बाद, जो कोर्ट के द्वारा पास था। दूसरे केस में आप डिस्पाइट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बीइंग नाम का जीरेंड आ रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक नाउन का काम करती है, और प्रेपोजिशन को कुछ नहीं चाहिए। प्रेपोजिशन बोलती है मेरे को तो सिर्फ एक नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे दो। यहाँ पे मैं डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट, लेकिन बड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है, और आपको लॉजिकली समझाया मैंने। नेक्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट आपको दिखे तो आपको पता हो। इवन इफ बीइंग कंसीडर्ड इनोसेंट बाय मैनी ही वॉज सेंटेंस टू डेथ। यहाँ तक कि इवन इफ का मतलब क्या है, हालांकि ये बावजूद, हालांकि ये बावजूद कंसीडर होने के, इनोसेंट, निर्दोष कई लोगों के द्वारा उसको मौत की सज़ा दी गई। ही वॉज सेंटेंस टू डेथ। कई लोग मानते थे वो सही है, इनोसेंट है, फिर भी उसको सज़ा दी गई। क्या करूँ मैं, देखो हालांकि बावजूद के लिए इवन इफ नहीं लगेगा, बीइंग आ चुका है, यहाँ लिखें डिस्पाइट। डिस्पाइट बीइंग कंसीडर्ड या इन स्पाइट ऑफ बीइंग कंसीडर्ड इनोसेंट ही वॉज सेंटेंस टू डेथ। समझ पा रहे हो ना, बीइंग आ गया तो फिर बावजूद के लिए डिस्पाइट, इंस्पाइट लगाओ। बीइंग ना आया हो तो इवन इफ, इवन दो, या जो भी लगाना चाहें दो, वो आप लगा सकते हैं। डिस्पाइट इंजर्ड द बैट्समैन मेड अ स्प्लेंडिड कमबैक।
बावजूद इंजर्ड होने के बैट्समैन ने एक शानदार कमबैक किया। बावजूद होने के, समझ पा रहे हो, बैट्समैन को इंजर किया गया है, पैसिव में काम हो रहा है, डिस्पाइट लगाया है, डिस्पाइट से काम नहीं बनेगा। या तो लिखो डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड, और या फिर लिखो डिस्पाइट को हटा के डिस्पाइट बीइंग लिख दो, है ना। इवन इफ लिख सकते हो वैसे तो, लेकिन डिस्पाइट बीइंग जो है ज़्यादा यहाँ पे, बावजूद जो है ज़्यादा अच्छा मीनिंग आपको यहाँ पे दे रहा है। थोड़ा सा आपने इस कॉन्सेप्ट को पहली बार समझा होगा तो कन्फ्यूजन हुई होगी। आई होप एक बार रिवाइज कर लोगे आप इसको, 2 मिनट लगा करके रिवाइंड कर लेना, वीडियो को रिप्ले कर लेना, आपको निकल जाएगी। फिर भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में डालना। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एज होमवर्क। डबलिन, इवन दो बीइंग अ बिजी सिटी, हैज़ द एम्बियंस ऑफ ए कंट्री टाउन। डबलिन जो है, यहाँ तक कि एक बिजी सिटी होने के बावजूद, बिजी सिटी होने के, हालांकि एक बिजी सिटी होने के बावजूद उसमें एम्बियंस है, उसमें एनवायरनमेंट है एक छोटी कंट्री टाउन का, गांव जैसे शहर का। समझ गए ना। देखो क्या करना है इवन दो का, कमेंट्स में डालना। कुछ अगर लगी हो कन्फ्यूजन तो बताना, नेक्स्ट क्लास में किसी और तरीके से आपको समझाएंगे। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने कॉन्सेप्ट डालना ही नहीं थे, इतना कुछ आ गया इस आर्टिकल में। कह रहा द जज कंसीड्स दैट व्हेन अ मैरिज इज परफॉर्म्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ मैंडेटरी मैरिज रिचुअल्स। कह रहा है जज साहब इस बात को मान भी लेते हैं। किस बात को मान लेते हैं भाई? कंसीड कर लेते हैं। कंसीड करना यानी हार मान के किसी चीज़ को मान लेना, घुटने टेक देना। जज साहब इस चीज़ के आगे घुटने टेकते हैं, इस चीज़ को मान भी लेते हैं कि जब एक मैरिज परफॉर्म हो जाए स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो इसको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता इस ग्राउंड पे, इस आधार पे जो है नॉन परफॉर्मेंस का, ना पूरा किए जाने का जरूरी मैरिज रिचुअल्स को, शादी से जुड़े हुए रीति रिवाजों को। तो कोई आदमी आकर के ये नहीं कह सकता कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने फेरे नहीं लिए और कोर्ट में शादी कर ली है एसएमए में, तो उसकी शादी जो है गलत है। एसएमए में हो गई तो शादी हो गई, फेरे लेने की, निकाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जज साहब इस बात को मान गए तो जज की वो बाय कंसीड्स। बड़ा पेचीदा केस है, आधी बातें जज मान रहा है, आधी बात इनकी सही है, लेकिन आधी बात में इनका, समझ गए ना, रीजनिंग जो है फ्लॉड है। मैरिज की वो बाय इज परफॉर्म्ड, इट की वो बाय, मैरिज की वो बाय कैन नॉट बी चैलेंज्ड। कह रहे जी द ओनली जस्टिफिकेशन offered by the judge is that the SMA itself provides that when the parties are within the degree of prohibited relationship, it shall not be valid. कह रहे लेकिन जज साहब ऑफर करता है यही जो है जस्टिफिकेशन, वो बार बार यही सफाई देते हैं, ये सब मान लेने के बाद भी सफाई ये देते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट खुद ही कहता है, खुद ही प्रोवाइड करता है, खुद ही इस बात को बताता है कि जब पार्टियां होती हैं, जब शादी करने वाले होते हैं ऐसी डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, प्रोहिबिटेड मतलब मना, रिलेशनशिप मतलब रिश्ता, डिग्री मतलब लेवल, जब पार्टियां उस लेवल की रिलेशनशिप में होती हैं जो प्रोहिबिटेड होती है, तो फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादियां वैलिड नहीं होंगी। जज साहब कह रहे हैं, मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ, स्पेशल मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है जब किसी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आप हैं तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना। जस्टिफिकेशन की वर्ब है इज, एसएमए की वर्ब है प्रोवाइड्स, पार्टीज की वर्ब है आर, पार्टियां यानी शादी करने वाले, है ना, मियाँ बीबी। अच्छा, प्रोहिबिटेड मतलब मना की हुई, पाबंद की हुई रिलेशनशिप्स। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मैंने आपको बता दी थी, जैसे बाप बेटी की, माँ बेटे की, भाई बहन की। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसी शादियाँ नहीं हो सकती, ये लिखा हुआ है स्पेशल मैरिज एक्ट में खुद ही। अब जज साहब ने इस चीज़ को हिंदू मुस्लिम पे भी लगा दिया। कह रहा है फ्रॉम दिस ही ड्रॉज ए कंक्लूजन, इस बात से उन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया दैट अ मैरिज की एक शादी दैट इज इनवैलिड इन पर्सनल लॉ, जो किसी लॉ के हिसाब से इनवैलिड है, कैन नॉट बी लीगलाइज्ड बाय रजिस्टरिंग इट अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, उसको लीगलाइज नहीं किया जा सकता है स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर करके। अरे बाप बेटी की शादी नहीं हो सकती, लेकिन मुस्लिम रिलीजन में हिंदू मुस्लिम की नहीं हो सकती, तो उसको भी आप स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं होने दोगे, वो तो बना ही इसलिए था। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। गलत रिलेशनशिप्स को शादियां नहीं करने देंगे स्पेशल मैरिज एक्ट में, लेकिन इंटरफेस करने के लिए ही तो एक्ट बनाया गया है। यहाँ पे जज साहब जो है अड़ जाते हैं बार बार। कह रहे जी इट इज़ क्लियर दैट दिस इज ओनली अ सैल्यूटरी प्रोविजन, ये बात साफ है कि जो ये ऊपर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप वाला क्लोज है इस एक्ट में, कह रहा है ये सिर्फ एक सैल्यूटरी प्रोविजन है, हेल्दी प्रोविजन है, दैट एग्जिस्ट, जो बना हुआ है टू प्रिवेंट द एक्ट, रोकने के लिए इस एक्ट को, फ्रॉम बीइंग मिसयूज किए जाने से। और किस काम के लिए मिसयूज? टू सोलमनाइज द मैरिज ऑफ दोज इन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स, सोलमनाइज करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, पूरा करने के लिए ऐसी शादियों को, उन लोगों की जो गलत रिश्तों में होते हैं, जो शादी के लिए रिश्ते बने ही नहीं है, है ना, ऐसे रिश्तों में होते हैं। तो ये बात साफ है कि ये प्रोविजन इसीलिए रखा गया कि इस एक्ट का कोई मिसयूज करके, समझ गए ना, ब्लड रिलेशन में शादी ना करने लगे लोग। कह रहा है जी एंड डज नॉट मीन
दैट एवरी इंटरफेथ मैरिज हैज़ टू बी स्क्रूटनाइज्ड। और इसका बिल्कुल भी मीनिंग ये नहीं है कि हर इंटरफेथ मैरिज को ही आपको स्क्रूटनाइज करना होगा फॉर कंप्लायंस विद पर्सनल लॉ रिक्वायरमेंट्स, उनकी कंप्लायंस के लिए, उनकी पूर्ति के लिए पर्सनल लॉ रिक्वायरमेंट्स के साथ। जो बता रहा हूँ बात वही बात ये कह रहा है, ठीक है। ये एक हेल्दी प्रोविजन था गलत शादियों को रोकने का, ऐसा नहीं हो इसको आप जो है हिंदू मुस्लिम पे भी लगाने लगे इसी लॉ जो है प्रोविजन को। इट की वर्ब है इज, सैल्यूटरी सेलिब्रस आपने देख लिया, गुड हो, एडवांटेजेस हो, हेल्दी हो। सोलमनाइज करना, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, पूरा करना, परफॉर्म करना। मैरिज के साथ में ये वर्ड जो है जनरली आप यूज़ होता हुआ देखेंगे। इट की दूसरी वर्ब है डज नॉट मीन। मैरिज की वर्ब है हैज़। स्क्रूटनाइज करना, इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज़ के अंदर घुस के उसकी जांच करना। कंप्लायंस होती है किसी कानून की, किसी रूल की पूर्ति, उसकी ऑब्जर्वेंस। कह रहा है इट इज स्ट्रेंज दैट द कोड अंडरस्कोर्स दैट द वुमेन पटिशनर इन दिस केस डिड नॉट वांट टू कन्वर्ट टू इस्लाम। ये भी बड़ा अजीब है कि कोर्ट ने हाईलाइट किया, अंडरस्कोर किया इस चीज़ को कि जो विमेन पटिशनर थी, जो शादी करने वाली समझिए ना लड़की थी जिसने याचिका लगाई इस केस में, वो चाहती नहीं थी इस्लाम में कन्वर्ट करना, बट एट द सेम टाइम एग्जामिन्स द केस थ्रू द लेंस ऑफ मुस्लिम लॉ। लेकिन उसी वक्त सेम टाइम कोर्ट एग्जामिन भी कर रही है इस केस को मुस्लिम लॉ के लेंस से, मुस्लिम लॉ लगा के उसी नज़रिए से। जब वो लड़की कह रही है मैं मुस्लिम हुई नहीं, मैं हिंदू हूँ और इस मुस्लिम लड़के से शादी कर रही हूँ और मुझे मुस्लिम बनना भी नहीं है, तो फिर भी कोर्ट कैसे उस लड़की पे मुस्लिम लॉ का ही नज़रिया लगा सकती है? लगाना है तो फिर उस पर हिंदू लॉ लगाओ, तो आप मुस्लिम लॉ को ही क्यों देख रहे हो? फिर समझ पा रहे हो ना, ये अंदर घुस रहा है जज साहब की बातों में, जज साहब की कमियों को लॉजिकली जज साहब को समझा रहा है। इट की वर्ब है इज, कोर्ट की वर्ब है अंडरस्कोर्स, पेटिशनर की वर्ब है डिड नॉट वांट, ठीक है। कोर्ट की दूसरी वर्ब है एग्जामिन्स, कोर्ट अंडरस्कोर्स दैट बट कोर्ट एग्जामिन्स द केस थ्रू द लेंस ऑफ मुस्लिम लॉ। चलो, कह रहा है जी दिस इज नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू इम्पोज रिलीजियस पर्सनल लॉ ऑन दोज ऑप्टिंग फॉर अ सेकुलर मैरिज। कह रहा है जज साहब की अगर पूरी आप देखें हरकत तो ये कुछ और नहीं है, नथिंग बट एक कोशिश है कि आप जबरन लगाएं रिलीजियस पर्सनल लॉ को, और किस पे? उन लोगों पे जो ऑप्ट फॉर करते हैं, चुनाव करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट का, सेकुलर एक्ट का, सेकुलर मैरिज का। तो मतलब इसका मतलब यही है, आप सबको यही कह रहे हो कि अब हिंदू मुस्लिम शादी नहीं करेंगे। आप ऐसा काम करके सिर्फ एक यही कोशिश समाज में कर रहे हो। दिस की वर्ब है इज, इम्पोज करना, लगाना, ऑप्ट फॉर करना, किसी चीज़ का चुनाव करना। अब ये वर्ड को ध्यान से देखना, नथिंग बट, नथिंग बट और एनीथिंग बट दो फ्रेजेज हैं। नथिंग बट का मतलब होता है इसके अलावा कुछ और नहीं, एनीथिंग का मतलब होता है इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी और कुछ भी, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। मैं सेंटेंस बना के समझाऊंगा आपको, हिंदी में बता रहा हूँ पहले। एनीथिंग बट मतलब एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर इट, इसके अलावा कुछ भी, और नथिंग बट मतलब एनीथिंग नथिंग एक्सेप्ट फॉर इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। द वर्कर्स यूनियन वांटेड नथिंग बट अ वेज हाइक। मान लीजिए यहाँ नथिंग ना लिखा हो और आपसे मैं पूछूं क्या लगेगा? हिंदी में मीनिंग निकालो। वर्कर यूनियंस जो हैं, वर्कर यूनियंस जो हैं, यूनियन जो है वो चाहती थी वेज हाइक के अलावा कुछ भी नहीं, या वेज हाइक के अलावा कुछ भी। वर्कर यूनियन क्या बोल रही थी? हमें वेज की हाइक कर दो, हमारी वेज में मजदूरी में इजाफा कर दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। क्या वो ये बोल रही थी? या फिर वो ये बोल रही थी कि हमारी वेज में हाइक मत करना, हमारी मजदूरी मत बढ़ाना, इसके अलावा आप कुछ भी कर दो। अरे वर्कर यूनियन वेज हाइक के लिए ही लड़ेगी, वो बोलेगी इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें, ये तो चाहिए ही चाहिए। समझ गए ना? तो नथिंग बट अ वेज हाइक, अगर एनीथिंग यहाँ लगा दूँ तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मीनिंग से जाना पड़ेगा तब समझोगे। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी एनीथिंग बट हैप्पी। लाइफ बहुत छोटी है हैप्पी के अलावा कुछ और होने के लिए। अगर लाइफ में आप हैप्पी के अलावा कुछ और है, हैप्पी नहीं है मतलब, तो लाइफ बहुत छोटी है, हैप्पी रह लो, ज़्यादा ज़रूरी सबसे पहले वो है। तो एनीथिंग बट का इस्तेमाल होगा। अगर नथिंग बट लगा दूँ तो इसका मतलब क्या होगा? इसके अलावा कुछ भी नहीं होना है आपको। मान लीजिए मैं लिखूँ नथिंग बट हैप्पी, तो मीनिंग निकालो इसका, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और एनीथिंग बट हैप्पी। देखो इसमें लिखा हुआ है टू शॉर्ट, पहले टू शॉर्ट से आपको नेगेटिव कनोटेशन मिल गई है। ज़िंदगी बहुत छोटी है खुश के अलावा कुछ और करने के लिए, खुशी के अलावा किसी और चीज़ के पीछे भागने के लिए। तो नथिंग बट से आप जो है इस टू शॉर्ट को जस्टिफाई करेंगे। अगर एनीथिंग लिखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका ये मतलब हो जाएगा कि खुशी के अलावा सब कुछ ज़िंदगी में आपको चाहिए। ऐसा नहीं है ना? चलो हिंदी मीनिंग से जाओगे तो समझ पाओगे।
एनीथिंग बट लगेगा। हिंदी मीनिंग से जाओगे तो आप समझ पाओगे, फिर भी कन्फ्यूजन हो तो बताना। इस पर आपको 10 सेंटेंस करवाऊंगा अलग से किसी क्लास में, नहीं तो आप ये कन्फ्यूजन नहीं निकलेगी, है ना। मुझे भी काफ़ी सालों तक थी, आपकी क्या बात करूँ मैं इन दोनों फ्रेजेस को इंटरचेंजेबली यूज़ करता था, लेकिन टाइम के साथ मैंने खुद को करेक्ट किया, है ना, और आप भी सीख जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे कन्फ्यूजन थी आज से 15 साल पहले, है ना, ऐसा नहीं है मैंने अभी सीखा है। ये कन्फ्यूजन तो मेरी जब मैं कैट की तैयारी करता था ना, उन दिनों इस कन्फ्यूजन को मैंने थोड़ा सा सही किया था। चलिए, कह रहा है जी, अलाउइंग दिस जजमेंट टू स्टैंड विल रेंडर द एंटायर स्पेशल मैरिज एक्ट सुपरफ्लुअस। कह रहा है अगर अलाउ कर दिया इस जजमेंट को तो ये खड़ी होगी, इस जजमेंट को स्टैंड करने के लिए अलाउ कर दिया, बना रहने के लिए अलाउ कर दिया, तो ये रेंडर कर देगी, बना देगी पूरे स्पेशल मैरिज एक्ट को सुपरफ्लुअस या अननेसेसरी। स्पेशल मैरिज एक्ट का कुछ काम ही नहीं रह जाएगा अगर इस जजमेंट को आपने मान लिया कोर्ट की। अलाउ की वर्ब है विल रेंडर। सुपरफ्लुअस मतलब ऐसी चीज़ जो ऊपर ऊपर से हो, जिसमें कोई गहराई ना हो। इट विल ऑल्सो अंडरमाइन एनी मूव टुवर्ड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। साथ ही साथ ये कमज़ोर बनाएगी, अंडरमाइन करेगी किसी भी मूव को, हरकत को यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। एंड प्रिविलेजेस मुस्लिम पर्सन लॉ ओवर द सेकुलर स्पेशल मैरिज एक्ट। और ये जजमेंट प्रिविलेज करती है, ज़्यादा ताकत देती है, ज़्यादा राइट्स देती है जो है मुस्लिम पर्सन लॉ को, किस जो है सेकुलर स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर। तो इस जजमेंट से स्पेशल मैरिज एक्ट खत्म हो जाएगा, मुस्लिम पर्सन लॉ सबसे ज़्यादा हावी हो जाएगा देश में, और ये जो है अंडरमाइन कर देगा यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ किसी भी हरकत को। इट की वर्ब है विल अंडरमाइन, अंडरमाइन करना, कमज़ोर बनाना। इट की वर्ब है विल जो है प्रिविलेजेस, प्रिविलेज करना मतलब किसी को प्रिविलेज देना, ताकत देना, राइट्स देना। कह रहे जी इन इफेक्ट इट कुड ड्राइव पीपल टू रिलीजियस कन्वर्जन। कह रहा अगर असर में देखें तो ये ड्राइव कर देगी लोगों को रिलीजियस कन्वर्जन के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोलमनाइजिंग देयर मैरिजेस। सिर्फ इसी बात के लिए, इसी काम के लिए, इसी नाम पे कि उनको अपनी मैरिज को सोलमनाइज करना है, पूरा करना है। तो अल्टीमेटली लोगों को हिंदू हिंदू या मुस्लिम मुस्लिम बन के शादियाँ करनी पड़ेंगी अगर जज साहब की बात को हमने मान लिया तो, और इस जजमेंट को बना रहने दिया तो। इट की वर्ब है कुड ड्राइव, फॉर द सेक ऑफ मतलब के नाम पर, फॉर द सेक ऑफ, इन द इंटरेस्ट ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ, इस चीज़ के नाम पर या इस काम के लिए। चलिए रैप अप करेंगे इस क्लास को। आज मुझे खुद ही थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा है, इस क्लास में इतने कॉन्सेप्ट्स मैंने लिख दिए और आए भी हैं, मुझे इसके एक दो चीज़ें मिस करनी पड़ेंगी। चलो मैं अगर क्लास 40 मिनट से लंबी हुई तो कुछ कॉन्सेप्ट्स काट दूंगा। अब जल्दी से आ जाओ अपने क्विज पे, क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सा प्रिंसिपल कोर्ट की, कौन सा प्रिंसिपल जो है जज साहब की रूलिंग कॉन्ट्राडिक्ट करती है या काटती है इस पैसेज के हिसाब से। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जज साहब ने तोड़ दिया अपने इस ऑर्डर को पास करके। खुद से करना है आपको, ये क्वेश्चंस भी थोड़े मुश्किल बन गए। चलो फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने रख दिया है, चेक करके वहाँ से बताना। खुद से यहाँ करो, पॉज करके वीडियो को इनको पढ़ो, आपको आंसर निकल जाएगा। चलो दूसरा इजी है, पैसेज के हिसाब से स्पेशल मैरिज एक्ट को क्यों बनाया गया था, इसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या रीज़न था। ठीक है, तो 4 उद्देश्य आपको दिए गए हैं, 4 रीजन चेक करके बताओ आपको क्या लगता है इन चारों में से। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया गया है। चलिए वीवी सेट का मीनिंग पूछा है, ऑफ कोर्स ये वर्ड आपको आता है। सररियल क्या होता है ये भी आप देख ही चुके हो। नथिंग शॉर्ट ऑफ, ये फ्रेज भी आपको करवाया था। यहाँ पे एनीथिंग बट और नथिंग बट में से एक चूज़ करना है, सेंटेंस का मीनिंग निकालो। इसके अलावा कुछ भी नहीं या इसके अलावा कुछ भी, क्या मीनिंग आपको चाहिए। और को लोकेशन पूछा है सोलमनाइज का, सोलमनाइज के साथ में कौन सा वर्ड सेट बैठेगा। लास्ट में मिलेगी 3 एरर्स। पहली मिलेगी डिस्पाइट नाम के वर्ड के आसपास, दूसरी मिलेगी प्रिंसिपल नाम के वर्ड के आसपास, और तीसरी एक मिस्टीरियस एरर है। वो एक कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको करवाया ही नहीं, लंबी हो रही थी क्लास, इस एंटर वर्ड के आसपास आपको मिलनी चाहिए। कई बार करवा चुके हैं, आज नहीं करवाया तो कोई बात नहीं, रिवीजन आपका आज एक दिन नहीं हुआ, वैसे कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले, फर्स्ट कमेंट से आंसर चेक करके बताएं। क्लास काफ़ी मुश्किल लगी मुझे पता है, जो बच्चे फिर भी पूरी देख रहे हैं और चाहते हैं कि सर लीगल एडिटोरियल लाओ लेकिन थोड़ा छोटा करके ले आओ, ठीक है, ज़्यादा दिमाग पे लोड ना आए, आधे घंटे में पूरी हो जाए, तो मैं कोशिश यही करूँगा। PDI लिख करके आप बता सकते हैं अगर लीगल एडिटोरियल्स और छोटे फॉर्मेट में आपको चाहिए। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज़ की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।